अच्छा जी, हम लोग लास्ट टाइम पहुंचे थे एरर 5665 को। होपफुली आप लोगों को एरर 5665 की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर ना हुई हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आज एरर 5665 वाले, ठीक है। आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा कल वाला, ठीक है जी। अच्छा, अब एरर 5665 को सॉल्व करते हुए हमारे 2 से 3 टॉपिक्स और भी खुल गए थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि चीजें हमारी आपस में अटैच हैं। एक चीज दूसरी चीज के साथ अटैच है, दूसरी तीसरी चीज के साथ अटैच है। तो अगर हमें उन अटैच्ड चीजों का ना समझ लगे तो हमारे लिए उस मुश्किल को, उस चीज को हल करना बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो एरर 5665 की बात करते हुए हमने ये चीज देखी कि एरर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आइटम लेबल्स होने चाहिए, ठीक है। आइटम लेबल हमें लिस्टिंग से मिलेंगे, तो एरर को सॉल्व करने से पहले हमें डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। डमी लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद हम उसके आइटम लेबल्स निकालेंगे। आइटम लेबल हम देंगे अपने सप्लायर को, और वो सप्लायर इवन एक, मैं ये नहीं कहता कि, क्योंकि अभी तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, इतनी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो जाती है। एक वीक के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, चलो मान लेते हैं कि आपका जो सप्लायर है वो बहुत फास्ट है और उसने ऑलरेडी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके रखा हुआ था और रेडी टू शिप वाली प्रोडक्ट आपने उठाई है, रेडी टू शिप वाली आइटम्स आपने उठाई हैं, ठीक है। एक तो ये चीज, ठीक है। तो उसमें फिर ये है कि आप एक वीक का टाइम तो मिनिमम लगता है, तो आपने तो स्टार्टिंग दिन से ही डेमी लिस्टिंग क्रिएट कर लेनी है। और आपको जैसे डेमी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे आपको तो अप्रूवल चाहिए, ताकि आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में आने से पहले आपकी जो लिस्टिंग हो वो ऑप्टिमाइज आप क्रिएट कर ले, कीवर्ड एनालिसिस कर ले उसका सारा, उसकी कंपटीशन एनालिसिस कर दें, बेहतरीन कीवर्ड्स ऐड कर दें, बेहतरीन इमेजेस ऐड कर दें। उस सब प्रोसीजर में भी तो 3-4 दिन लग जाते हैं कम से कम, ठीक है। उसके लिए क्या किया आपने, सबसे पहले डमी लिस्टिंग क्रिएट कर दी। अब डमी लिस्टिंग में से आपने आइटम लेबल प्रिंट करके किसको देने, अपने सप्लायर को। अब आपका सप्लायर ना सारे आइटम लेबल अभी कर दे, जब टाइम आएगा तब कर दे, लेकिन कम से कम एक पैकेजिंग के ऊपर आपके आइटम लेबल प्रिंट कर दे। सिंपल सिंपल एक पैकेजिंग के ऊपर, सिर्फ एक पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपने उसकी एक पैकेजिंग के ऊपर अपने आइटम लेवल प्रिंट करवा दिए। नो डाउट अगर आपकी पैकेजिंग प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक के ऊपर करवा लें, अगर आपकी पैकेजिंग बॉक्स वाली है तो बॉक्स के ऊपर करवा लें, ठीक है। आपने आइटम लेवल प्रिंट करवा लिया। मैं अभी बात कर रहा हूँ आइटम लेवल्स की, बॉक्स लेवल्स की बात नहीं कर रहा मैं। तो उन आइटम लेबल्स की इमेजेस ले लिया आपने, ठीक है। एक इमेज ले लिया बस जो क्लियर नजर आ रही हो, जिसमें आइटम लेबल भी नजर आ रहा हो और रीडेबल हो। उसके बाद प्रोडक्ट की इमेजेस सिंपल मोबाइल के साथ, कोई इसके ऊपर कैमरा यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मोबाइल के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने उसका यूपीसी जिसके ऊपर आपने डमी लिस्टिंग क्रिएट की हुई है, डमी लिस्टिंग का भी एक एसएन होता है वो, और अपना ब्रांड नेम। कोशिश ये करें कि एज अ स्टार्ट में, अगर मेरी रिकमेंडेशन आप लोग लें एज अ न्यूबी, तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को ये है कि कोई ऐसे क्लाइंट हंट करें जिनके ब्रांड रजिस्टर्ड हो। उसमें फिर ये होगा कि आप लोगों को चीजें समझने में ज्यादा अच्छी चीज, ज्यादा आप लोगों को हेल्प हेल्प आउट हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को कोई ज्यादा ना खपने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं मिलता, वो वाला क्लाइंट नहीं मिलता, तो आप जो नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड वाले हैं उनको उनको कहें कि नहीं हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। बीच वाली बात क्या है, बीच वाली बात यह है कि जितना एक्सपीरियंस आपको एक ऐसा बंदा देगा जो कि मुश्किल मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है, मुश्किल मार्केट का मतलब यूएसए में लॉन्च करने जा रहा है, और उसका ब्रांड भी रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे बंदे के साथ अगर आप अटैच हो और अगर आप उसकी एक भी प्रोडक्ट को रैंक कर देना, तो यकीन माने आपको उस बंदे से ज्यादा एक्सपीरियंस कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अब इसकी भी एक कंडीशन है पीछे, इस चीज की भी एक कंडीशन है पीछे। कंडीशन पीछे ये है कि आप लोग इस सिनेरियो में अपने आप को इनरोल तब करें जब आपके पास कम से कम नॉलेज हो सब चीजों का, ठीक है। कम से कम नॉलेज हो सब चीजों का, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं ना होगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हो जाएगी चीज, हो जाएगी वो चीज एट द एंड, 6 माह में, 7 माह में, या इवन एक साल के अंदर अंदर वो चीज हो जाती है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो उस चीज में अपने आप को इनरोल करने के में आपको चाहिए कि आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ स्किल हो, आपके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो, आपके पास कोई ना कोई पोर्टफोलियो हो। और पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपके पास रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग एक ऐसे ब्रांड के साथ अटैच हो जो कि रजिस्टर्ड हो, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड हो। फर्स्ट प्रायोरिटी आपने रजिस्टर्ड वाले को देनी है। अगर लेट्स सपोज नाम मिले रजिस्टर्ड वाला, तो आप एक नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड के साथ भी जा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है एक
तो ब्रांड आप लोगों ने देना है अपने जो आप लोगों ने केस ओपन करना है, ठीक है। ये 4 से 5 चीजें हैं जो आपने गैदर करनी है। सिंपल जाएं हेल्प के अंदर, केस ओपन करें और Amazon का वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दे ईमेल के थ्रू। क्योंकि अगर आप लोग मोबाइल के थ्रू या चैट के थ्रू करते हैं ना, तो आपको ऐड अटैचमेंट का ऑप्शन नजर नहीं आता है, उसमें फिर आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह अटैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने किस किस मेथड के थ्रू उनके साथ कांटेक्ट करना है, ईमेल के थ्रू। क्योंकि ईमेल का मेथड वैसे भी ना, अगर हम लोग बात करें कि ईमेल के मेथड के थ्रू, तो ईमेल के मेथड के थ्रू ना, एक तो जो आंसर आता है ना हमें, वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। और उसमें ये होता है कि जो मेथड होता है ना, जो आंसर उन्होंने बताया होता है, जो सोल्यूशन उन्होंने दिया होता है, वो डिस्क्राइब होता है, बहुत बड़ा डिस्क्राइब होता है, और वो समझने में हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो हम लोग यही चीज ध्यान में रखेंगे कि हमने जब भी Amazon के सेलर सेंट्रल के साथ कांटेक्ट करना है, सेलर सपोर्ट के साथ कांटेक्ट करना है, तो व्या ईमेल करना है, ठीक है। एक तो ये चीज, तो जब आप उनको अपनी ईमेल्स दे देंगे, आपका केस ओपन हो जाएगा, तो होपफुली 1 या 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई भी आ जाएगा, जिसमें मोस्टली यही चीज होगी कि वो आपको अप्रूवल दे देंगे और आप फिर वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर लेंगे। और जब वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करेंगे, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज जरूर आपने देखनी है कि जब आप अप्रूवल लें, तो और होता यह है कि जब हम अप्रूवल ले लेते हैं ना और ब्रांड की पोर्शन पे जाके ब्रांड पुट करते हैं, तो फिर भी हमें काफी केसेस में ना एरर आ रहा होता है। उसमें इशू ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रांड के स्पेलिंग होते हैं ना, उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देते हैं। मतलब ये लेट्स सपोज टेक्नो है, तो टेक्नो का टी स्मॉल लिख दिया, इस तरह का कोई इशू आ गया, पी स्मॉल लिख दिया, एल कैपिटल लिख दिया। तो इस तरह का भी अगर हम काम करेंगे ना, तो तब भी हमें एरर आएगा। तो ये चीज हमने जरूर मेक श्योर करनी है कि अगर हम जब अप्रूवल ले लें अपना Amazon से, तो हम बिल्कुल वही वर्डिंग के साथ अपना ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चरर नेम मेंशन करें, ठीक है। नहीं तो हमें फिर भी अप्रूवल नहीं मिलना है। एक तो ये चीज है। हाँ, जब अप्रूवल मिल जाएगा, हमारी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग हम क्रिएट कर लेंगे, जिसके अंदर हम कीवर्ड्स का और सब कुछ देख लेंगे, और वो लिस्टिंग हमारी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो जाए, फिर उसके बाद क्या करना है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो जाए फिर उसके बाद क्या करना है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज के बाद वाला प्रोसीजर क्या है हमारा। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज के बाद वाला प्रोसीजर हमारा ये है कि हमने सबसे पहले तो शिपिंग प्लान क्रिएट करना है, शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है। अब शिपमेंट प्लान का ये हिसाब किताब है कि आप शिपिंग प्लान को क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके, एक्शन ऑन 1 करके, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी। यहाँ पे जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं ना, तो जब यहाँ पे जाएंगे ना आप, तो यहाँ पे आपको दोबारा से ऑप्शन नजर आएगा आइटम लेबल प्रिंट करने का। आपको यहाँ पे दोबारा से आइटम लेबल प्रिंट करने का ऑप्शन नजर आएगा, जो कि आपने यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपने एक दफा आइटम लेबल प्रिंट करवा लिए हुए हैं। एक तो ये चीज, फिर आपने आइटम लेबल को स्किप कर देना है, बॉक्स लेबल पे जाके बॉक्स लेबल प्रिंट करके आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट कर देना है। आपकी शिपमेंट कहाँ जाएगी? आपकी शिपमेंट जाएगी Amazon के वेयर हाउस में, वहां पे जाके एक्सेप्ट होगी, ठीक है, और आपकी जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें, कोशिश ये करें, कोशिश हमेशा कोशिश ये करें कि कभी भी अपनी लिस्टिंग को एक्टिव होने के बाद ऑप्टिमाइज ना करें। हमेशा अपनी लिस्टिंग को एक्टिव होने से पहले ऑप्टिमाइज करें। एक्टिव होने से पहले ऑप्टिमाइज का मतलब ये कि जब आपकी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में पहुंचने लगे, उससे पहले ऑप्टिमाइज करें, या अपनी इन्वेंट्री को शिप करने से पहले ऑप्टिमाइज करें। ये ना हो कि आपकी शिपमेंट पहुंच गई भी है, वहां एक्सेप्ट होगी भी है, और फिर आप अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर लें। इससे क्या होगा? इससे थोड़ी सी वेटेज कम हो जाएगी। एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग को जब एक्टिव किया जाता है, उसको रैंक में उसका ऑलरेडी अच्छी पोजीशन आ रही होती है, ठीक है, उसका हीलियम 10 स्कोर अच्छा होता है, उसको रैंक करने में मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर आप पहले वो एक्टिव हो जाए, कुछ टाइम के लिए वो डमी लिस्टिंग के साथ ही एक्टिव रहे, फिर आप उसको ऑप्टिमाइज करें 1-2 दिन बाद जाके, तो उसका फिर जो रैंक है ना, वो इतनी जल्दी वो चेंज नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमेशा अपनी लिस्टिंग को एक्टिव होने से पहले ऑप्टिमाइज करना है हमने। एक तो ये चीज, ठीक है। अब आगे आते हैं, हमारे 2 से 3 नए ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, इस ऑप्शन को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एडिट का बटन यूज़ करते हुए, एडिट का ऑप्शन यूज़ करते हुए हम अपनी लिस्टिंग की क्वालिटी को ऑलरेडी बेहतर कर लेते होते हैं, मतलब ऑप्टिमाइज कर लेते होते हैं। नीचे आते हैं जी, पैन यूरोपियन FBA इन्वेंट्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा खासा लेंथी, मैं कहता हूँ कि एक लेक्चर होगा हमारा,
ठीक है, इसका मैं आप लोगों को ओवरव्यू देता हूँ ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि ये है क्या। इसकी डिटेल स्टडी हम आगे चल के करेंगे, क्योंकि डिटेल स्टडी हमारी तब होगी जब हमें रैंकिंग का और लिस्ट अकाउंट ओपनिंग का ये सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा, फिर हम पैन यूरोपियन को डिटेल स्टडी करेंगे। अच्छा जी, होता क्या है पैन यूरोपियन एफबीए इन्वेंट्री के अंदर? ठीक है जी, आपका एक अकाउंट है, लेट्स सपोज यूके का अकाउंट है, आप लोगों ने लॉन्च किया यूके के अंदर। ठीक है, यूके के अंदर आपने लॉन्च किया। अब क्योंकि यूके यूरोपियन कंट्रीज में आता है, यूके यूरोपियन कंट्रीज में आता है, लेट्स सपोज ये मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है जी, अब ये प्रोडक्ट मेरी सिर्फ यूके में शो नहीं होगी, मेरी ये वाली प्रोडक्ट सिर्फ यूके में शो नहीं होती है, ये वाली प्रोडक्ट मेरी इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, नेदरलैंड और स्वीडन, इन सब मार्केट्स में भी शो होगी, इन सब मार्केट्स में भी शो होगी। ठीक है जी, अब आप सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब कोई बायर ऑर्डर परचेज करता है तो उसकी शिपिंग फीस कौन पे करता है? बायर पे करता है, सेलर पे नहीं करता। अब क्योंकि मेरी इन्वेंट्री कहाँ पड़ी हुई है? मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है अमेजोन यूके के वेयर हाउस में, मेरी इन्वेंट्री यूके के वेयर हाउस में पड़ी हुई है। ठीक है जी, अब क्योंकि लेकिन मेरी ये लिस्टिंग नज़र आ रही है फ्रांस में भी, इटली में भी, जर्मनी में भी, तो उधर के लोग जब मेरी इन्वेंट्री देखेंगे ना तो उनको सिर्फ यहाँ पे प्राइस नज़र नहीं आ रही होगी, उनको सिर्फ यहाँ पे प्राइस नज़र नहीं आ रही होगी, उनको नीचे एक्स्ट्रा चार्जेस भी नज़र आ रहे होंगे, जिसमें उनको कहा जाएगा कि ये शिपमेंट चार्जेस है, ये शिपमेंट चार्जेस है। लाइक हम देखें ना, हम लोग यहाँ पे गुजरा वाला कर लेते हैं, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, यूके छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे यूएसए, डिलीवर टू यूएसए कर लेता हूँ। ठीक है, अमेजोन यूके के अंदर मैं डिलीवर टू यूएसए कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, मैंने क्या किया, मैंने कर लिया डिलीवर टू यूएसए। अब ये देखें, मुझे ये क्या कह रहे हैं, 12.27 पाउंड ये मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, किसके? आउटसाइड, आउटसाइड शिपमेंट के, ये इंटरनेशनल शिपमेंट के चार्जेस हैं जो मुझे पे करने पड़ेंगे। तो टोटल मेरे कितने हो गए? टोटल मेरे 16.17 अप्रोक्सीमेटली 27 हो गए मेरे तकरीबन। ठीक है, $27 हो गए मेरे तकरीबन। ठीक है, ये चीज़ होती है जर्मनी में भी और ये चीज़ होती है बाकी यूरोपियन मार्केट्स में भी। ठीक है, अगर मैं यूके से बैठ के लॉन्च करूँ, इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि उन मार्केट्स में हमारी सेल डिक्रीज हो जाती है, बल्कि जीरो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ रहे हैं हमें। तो कौन ऐसा बायर है कि जिसको बिल्कुल ऐसी ही प्रोडक्ट एक और लिस्टिंग में मिल रही हो और उसके ऊपर चार्जेस ना पड़ रहे हो, वो जर्मनी का ही सेलर हो। ठीक है, जिस मार्केट का सेलर होता है उसमें इंटरनेशनल शिपिंग के चार्जेस तो नहीं ना पड़ते। अब यहाँ पे मुझे पड़ रहे हैं, यहाँ पे मुझे पड़ रहे हैं क्योंकि मैं इंटरनेशनल शिपिंग करवा रहा हूँ, मैं यूके से यूएसए में शिपमेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो अगर वहां के बाहर देखेंगे, क्योंकि वो जर्मनी के होंगे, वो जर्मनी यूके से जर्मनी में शिपमेंट करवा रहे हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। इससे क्या होता था, इससे हमारी सेल्स डिक्रीज हो जाती थी, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती थी। लेकिन कुछ साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले अमेजोन वालों ने क्या किया, अमेजोन वालों ने यहाँ पे सेलर्स के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, पैन यूरोपियन एफबीए इन्वेंट्री के नाम से। पैन यूरोपियन एफबीए इन्वेंट्री के नाम से यहाँ पे इन्होंने एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। इस फैसिलिटी का क्या रोल क्या है इसके अंदर? इस फैसिलिटी का रोल ये है कि ये लोग हमारी इन्वेंट्री खुद खुद ये लोग हमारी इन्वेंट्री यूके के वेयर हाउस से लेके चले जाते हैं जर्मनी और बाकी यूरोपियन मार्केट्स के वेयर हाउसेज में। यहाँ पे ये बाकी जो मार्केट्स हैं इनके वेयर हाउसेज में लेके चले जाते हैं खुद ये लोग, पैन यूरोपियन वाले। ठीक है, और जब हमारी इन्वेंट्री वहां पहुंच जाती है तो फिर हमारा जो बायर होता है उसको इंटरनेशनल शिपिंग के चार्जेस नहीं पड़ते, उसको फिर इंटरनेशनल शिपिंग के चार्जेस नहीं पड़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाती है, इससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर एक इशू है। यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे क्योंकि बायर अब इंटरनेशनल शिपिंग का चार्जेस नहीं दे रहा है, तो कौन देगा? आप देंगे, सेलर देगा। अब इस केस में
इंटरनेशनल शिपिंग के चार्जेस सेलर देता है, ठीक है। और वो कौन बताता है? वो ये पैन यूरोपियन वाले ही बताते हैं कि अगर आपकी 200 यूनिट की इन्वेंट्री हमने जर्मनी या इटली के फेयर हाउसेज में लेके जानी है, तो इसके ऊपर आपको इतने चार्जेस पड़ेंगे इंटरनेशनल शिपिंग के, ठीक है। फिर इंटरनेशनल शिपिंग के चार्जेस आपको बियर करने पड़ते हैं, और जो एफबीए चार्जेस होते हैं, रेफरल फीस और फुलफिलमेंट फीस, वो बायर ही देता है, लेकिन इंटरनेशनल शिपिंग के चार्जेस आपको बियर करने पड़ते हैं। और फिर जब जर्मनी के आप ये पे कर देते हैं, तो जर्मनी के और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज के वेयर हाउसेज हैं और जो मार्केट्स हैं, वहां पे आपकी लिस्टिंग के ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो शो होना बंद हो जाते हैं। और जब वो शो होना बंद हो जाते हैं, इसका मतलब है फिर आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाती है। बायर सिर्फ एफबीए फीसीज और प्रोडक्ट की प्राइस ही पे करता है और आपका प्रॉफिट पे करता है, और फिर नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। तो ये जो पैन यूरोपियन सर्विसेज वाला जो टैब है, ये लोग यूज करते हैं अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, ठीक है जी। तो ये इसलिए यूज होता है। ये था इसका एक ओवरव्यू, ओवरऑल ओवरव्यू, ठीक है। इसकी डीप स्टडी हम लोग इंशाल्लाह आगे चल के करेंगे, लेकिन आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए, ताकि अगर आपका कोई इंटरव्यू होता है, आपसे कोई पूछता है, यूके का बंदा पूछ लेते हैं जो यूके के सेलर्स होते हैं, तो आपको कम से कम पता हो इस चीज का कि ये वर्किंग कैसे करती है, ठीक है जी। एक तो ये चीज। अच्छा जी, इन्वेंट्री प्लानिंग। अब इन्वेंट्री प्लानिंग क्या है, क्या करता है? इन्वेंट्री प्लानिंग एक ऐसा टैब है जो हमें हमारे एफ बी ए के, इन्वेंट्री प्लानिंग सिर्फ वर्क करता है हमारा एफ बी ए के लिए, ठीक है। मोस्टली फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के अंडर, क्योंकि इसमें तो हमने बताना होता है ना अमेजोन को, या अमेजोन है, सॉरी अमेजोन में बताना होता है कि कितने यूनिट आपके अवेलेबल हैं आपके वेयर हाउस में, ठीक है। क्या सेल आ गई आपकी, ये सारी चीज़ें अमेजोन बता रहा होता है। तो इन्वेंट्री प्लानिंग में हमें नजर आ रहा होता है कि हमारे कितने यूनिट अवेलेबल हैं अमेजोन के वेयर हाउस में, ठीक है। कितनी सेल आई है हमारी, ठीक है। कितने एसकेयूज को रीस्टॉक किया गया, ये देखें, 3 एसकेयूज को, 3 लिस्टिंग्स को रीस्टॉक किया गया। रीस्टॉक करने का मतलब उनकी नई इन्वेंट्री भेजी गई है, ठीक है। उनकी नई इन्वेंट्री भेजी गई है। ये मोस्टली सेलर अपने पास रखता है, लेकिन अगर आपको आपका सेलर ए टू जी लॉन्चिंग का कहे और उसके उसकी सिर्फ एक लिस्टिंग ना हो, मल्टीपल लिस्टिंग्स हो, तो ये सेलर आपको इसकी सेस भी दे देता होता है, ठीक है जी। इसमें फिर आपको बाकी चीजें भी नजर आ रही होती हैं, जिसका ओवरव्यू मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट में जो मेरा रजिस्टर्ड अकाउंट है, जिसको मैं ए टू जी हैंडल कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको ये चीज दिखा दूंगा कि इन्वेंट्री प्लानिंग के डैशबोर्ड के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें नजर आ रही होती हैं। ऐड अ प्रोडक्ट सिंपल है, इसके बारे में ज़्यादा कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐड अ प्रोडक्ट वया अपलोड, फाइल अपलोडेशन, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फाइल अपलोड होती है, यहाँ पे बल्क अमाउंट के लिहाज से लिस्टिंग क्रिएट होती है। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, अब ये आपका टैब है, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स का टैब आपके लिए है, ठीक है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये इन्वेंट्री रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तो आप लोगों को कोई ऐसा अकाउंट मिला है जो एफ से रिलेटेड है या एफ से रिलेटेड है, और आपको ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग का काम दिया गया, ठीक है, तो अकाउंट हैंडलिंग में जो मेन चीज आती है वो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इन्वेंट्री हैंडलिंग, कितने यूनिट सेल हुए हैं, ये सारी रिपोर्ट्स आपको बताने का कहा जाता है आपके क्लाइंट की तरफ से, ठीक है। तो वो रिपोर्ट्स हमें कहाँ से मिलती हैं? वो रिपोर्ट्स हमें मिलती है हमारे इन्वेंट्री प्लानिंग या इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के टैब के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट्स जनरेट भी कर सकते हैं और ऑलरेडी जनरेटेड रिपोर्ट्स को यूज भी कर सकते हैं। मतलब आप लोगों के सामने अभी यहाँ पे जितनी भी रिपोर्ट्स नजर आ रही हैं, ये क्रिएट की गई हैं। न्यू अकाउंट हो, अगर आप किसी न्यू अकाउंट के अंदर वर्किंग कर रहे हो, तो यहाँ पे एक भी रिपोर्ट नहीं आएगी आप लोगों के सामने, ठीक है। यहाँ पे एक भी रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोग, फिर आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। रिक्वेस्ट रिपोर्ट करेंगे, क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि कौन से मंथ की रिपोर्ट आप लोगों ने लेनी है? अच्छा, आपने रिक्वेस्ट रिपोर्ट की, आप लोगों के सामने रिपोर्ट जनरेट होगी। ये है आज की रिपोर्ट, ये आज की रिपोर्ट है। इसको आपने डाउनलोड किया, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को ए टू जी डिस्क्राइब किया होगा कि कितने एसकेयू आपने भेजे, क्वांटिटी क्या थी, प्राइस क्या थी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रिपोर्ट जनरेट होगी भी है। अच्छा जी, ये देखें जी, ये आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट आई है। एसकेयू ये थोड़ा बहुत आगे पीछे है, एसकेयू ये है, एस इन ये है,
ये ऐसे ही दिया गया है प्रोडक्ट का प्राइस, ये है 43 पाउंड। क्वांटिटी के कितने यूनिट आपने डिस्पैच करवाए थे। इन्वेंट्री रिपोर्ट में आपको सिर्फ डिस्पैच यूनिट्स का बताया जाता है कि कितने यूनिट्स आपने डिस्पैच करवाए थे। डिस्पैच का मतलब होता है कितने यूनिट्स भिजवाए थे अमेजोन के वेयर हाउस में, ठीक है। तो ये चीज बताई गई है आपको, 100 यूनिट्स भिजवाए गए थे, फिर 100 यूनिट्स इसके भिजवाए गए थे, और इसी तरह बाकी सारे यूनिट्स भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह आप लोग अपना इन्वेंट्री रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। मोस्टली जो होती है, अगर आपके लैपटॉप में वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह अवेलेबल है, ठीक है, तो वर्ड में आती है, क्योंकि मेरा भी ये नया लैपटॉप है तो इसके अंदर वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये वर्ड में नहीं है, ये टेक्स्ट की फॉर्म में आ गई है। वर्ड डॉक्यूमेंट में आएगी तो ये एक सीक्वेंस में होती है, वो पढ़ने में इजी होती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो आपने यहाँ से जब रिक्वेस्ट रिपोर्ट करनी है, उसने आपको 1 मंथ की या पर डे के लिहाज से आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देनी है। अब आपने लेट्स सपोज पूरे मंथ की करनी है, तो आप इन सब जो पूरे मंथ की रिपोर्ट्स आपने जनरेट की हुई है, इन सब को डाउनलोड करें, इन सब के ऊपर देखेंगे कितने यूनिट भिजवाए हैं, उन सब यूनिट को ऐड करें। आपको पता लग जाएगा कि दिसंबर के मंथ में या नवंबर के मंथ में आपने कितने यूनिट अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाए थे, ठीक है जी। इस तरह आप लोग रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट भी कर सकते हैं आप, एक्टिव लिस्टिंग रिपोर्ट के कितनी लिस्टिंग्स आपकी एक्टिव रही हैं इस दिन या इस महीने, कितने यूनिट आपके एक्टिव रहे या कितनी लिस्टिंग एक्टिव रही हैं। ओपन लिस्टिंग के कितनी लिस्टिंग क्रिएट की गई हैं, ठीक है जी। कितनी लिस्टिंग्स रिपोर्ट को कैंसिल किया गया, मतलब उन रिपोर्ट्स को डिलीट किया गया। पक्की पक्की टेबल आ देनी, टेबल आके ना उन्होंने अज दीवार ਨਾਲ लटकाना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। तो सोल्ड लिस्टिंग रिपोर्ट के किन किन किस किस लिस्टिंग के कौन कितने कितने यूनिट सोल्ड आउट हुए हैं, ये वाली रिपोर्ट भी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो मतलब A to Z हर रिपोर्ट आपको, जो आपका क्लाइंट आपको कहेगा, वो आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के टैब के अंदर से इजीली मिल जाएगी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट हो सर, गया। ये एफपीएम की प्रोडक्ट के लिए नहीं निकलती? एफबीएम के लिए भी निकल जाती है, एफबीए के भी लिए निकल जाती है, ठीक है। डिस्पैच अगर हमने एफबीएम किया हुआ ना अपनी, हमारा अकाउंट एफबीएम के अंदर चल रहा है, तो ये हमें ना सिर्फ डिस्पैच यूनिट्स का बताएगा, बल्कि जितने यूनिट्स डिस्पैच होते हैं उतने यूनिट सेल आउट होते हैं, इसका मतलब। लेकिन अगर हमारा अकाउंट एफबीए के अंडर है और हमारी लिस्टिंग एफबीए के अंडर है, तो ये तब कौन सी इंफॉर्मेशन देगा हमें, ये तब हमें उन यूनिट्स का बताएगा जो हमने हमारे वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस में डिस्पैच करवाए हैं, ये उसकी इंफॉर्मेशन देगा। तो कंडीशन टू कंडीशन ये प्रोसीजर वेरी होता है। अच्छा जी, सेल ग्लोबली। अब सेल ग्लोबली का ऑप्शन आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। सेल ग्लोबली का ऑप्शन आप में से बहुत सारे लोगों ने जो ग्रुप्स में इन हैं, जो थोड़ी बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं, उन्होंने सुना होगा इस चीज को। सेल ग्लोबली होता क्या है? अब सेल ग्लोबली का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये यूके का अकाउंट है और मैं यूके में सेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब यूके में मेरी प्रोडक्ट रैंक हो गई है, इन यूरोपियन कंट्रीज में भी रैंक हो गई है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूरोपियन कंट्रीज से उठ के दूसरी कंट्रीज में जाऊं, इंटरनेशनली मेरा ना ब्रांड एनेबल करवाऊं, वहां सेलिंग करूं, ज्यादा रेवेन्यू अर्न करूं, ठीक है। इस चीज में ये होता है कि इस चीज में मैं यहाँ पे सेल ग्लोबली का ऑप्शन यूज करता हूँ। सेल ग्लोबली के ऊपर जाके मैं देखता हूँ कि अमेजोन ने मेरे साथ कौन कौन से अकाउंट अटैच किए हुए हैं, ठीक है जी। अब ये ओनली ओनर कैन व्यू दिस लिंक वगैरह, ये सिर्फ ओनर इस चीज को अनेबल कर सकता है, इस चीज को देख सकता है, ठीक है जी। अब जो यूके का अकाउंट है ना, यूके का अकाउंट है, इन्होंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है जी। इन्होंने इसके ऊपर बाउंड्रीज लगा दी हुई है कि आप सिर्फ यूके के अकाउंट के साथ यूरोपियन कंट्रीज में सेलिंग कर सकते हो। मोस्टली केसेस में यूके के अकाउंट के साथ आप सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में सेलिंग कर सकते हो। लेकिन अगर हम यही चीज हम लोग यूएई में ले आए या सऊदीया में ले आए, वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां पे क्या है कि अगर आपके पास अकाउंट है तो उस अकाउंट के साथ आप यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके किसी भी कंट्री में सेल कर सकते हो, ठीक है। यूरोपियन वालों ने क्या किया, इन्होंने वैसे ना बेसिकली जो पैन यूरोपियन सर्विसेज है ना, जिस तरह इस इन्होंने कह दिया, पैन यूरोपियन वालों ने कह दिया कि एफबी जब आप कर रहे हो, एफबीए कर रहे हो और अपने आप को रजिस्टर करवाते हो हमारे पैन यूरोपियन वालों के साथ,
तो आपको फ्रांस के लिए अलहदा से वैट बनाना पड़ेगा। उसी तरह सेल ग्लोबली में भी इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लें, कंडीशन सुने, अगर आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लें दूसरी मार्केट प्लेसेस में भी, दूसरी कंट्रीज में भी, लेट्स सपोज आप अपना ब्रांड यूएसए में भी रजिस्टर करवा लेते हैं, तो आपको वहां पे भी सेल करना अलाउ हो जाएगा। ठीक है जी, आप अमेरिका में भी सेल कर सकते हैं, पैसिफिक रिम, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका वगैरह हर साइड पे फिर सेल कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है जी, आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है। वंस योर ब्रांड इज रजिस्टर्ड, फिर आप चाहे जहां भी अमेजोन अवेलेबल है वहां हर जगह आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। यहाँ पे आके आप इनके साथ अपना अकाउंट लिंक करते हो। देखे ना, नॉर्थ अमेरिका सेलिंग अकाउंट, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अमेरिका में जाके सेलिंग करूँ, साउथ अमेरिका में जाके सेलिंग करूँ। क्रिएट नॉर्थ अमेरिका अकाउंट मेरे पास है नहीं, मैं लेकिन क्रिएट करूंगा, ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है। मैं इसी अकाउंट से उस मार्केट में सेलिंग करना चाहता हूँ, तो मैं इसी अकाउंट का यूज करते हुए अपना एक डोमेन क्रिएट कर लूंगा उस मार्केट के लिए भी, अपनी एक डोमेन क्रिएट कर दूंगा उस मार्केट में भी। अब डोमेन क्या होता है सर? डोमेन का बता दें थोड़ा, आपको डोमेन बता देता हूँ मैं। अब एक मिनट, पहले डोमेन बताने के लिए मुझे ये अकाउंट बंद करना पड़ेगा, ओपीटी अब एंटर करनी पड़नी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डोमेन क्या होती है। बेसिकली अब आप चाहते हैं कि मैं अपने ना अकाउंट क्रिएट करूँ यूएसए के लिए, है नहीं, लेकिन इसी अकाउंट को यूज करते हुए आप वहां पे भी अकाउंट क्रिएट करेंगे। और जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं ना, तो ये होती है डोमेन। अभी आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, नेदरलैंड की डोमेन नजर आ रही होगी। लेकिन जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे यूएसए में भी, तो आपको यहाँ पे sellercentral.amazon.com की डोमेन भी नजर आएगी। और जब आप उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो आप यूएसए के अकाउंट में चले जाएंगे। आप किस अकाउंट में चले जाएंगे? आप यूएसए के अकाउंट के लिए चले जाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्योंकि अभी तक की नहीं हुई, तो मैं कहां पे जाऊंगा? मैं यूके के अकाउंट में जाऊंगा। वंस मैंने अपना क्रिएट कर लिया अकाउंट, कहां पे? यूएसए में, तो मैं यूएसए के अकाउंट की डोमेन यहाँ पे मेरी ऐड हो जाएगी। और जब मैं उसको सिलेक्ट करूंगा तो मैं .com के ऊपर आ जाऊंगा। इस तरह हम लोग सेल ग्लोबली का ऑप्शन यूज करते हैं। और सेल ग्लोबली सिर्फ मेन अकाउंट से की जाती है, ये चीज लिख लें। सेल ग्लोबली सिर्फ मेन अकाउंट से की जाती है। आप लोग चाइल्ड अकाउंट के थ्रू सेल ग्लोबली का ऑप्शन एनेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है। अच्छा जी, सेल ग्लोबली के बाद एफबीए शिपमेंट्स, शिपमेंट्स को हैंडल करना बेसिकली। अब जो क्लाइंट, वैसे तो ऑर्डिनरी कंडीशंस में अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, तो शिपमेंट्स को हैंडल करना क्लाइंट का काम है। मोस्टली जो शिपमेंट्स होती है ना, वो क्लाइंट ही हैंडल करता है, हम लोग नहीं हैंडल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, अभी ये शिपमेंट्स, आप लोग यहाँ पे शिपमेंट्स नजर आ रही है आपकी। ठीक है जी, ट्रैक करनी हो ट्रैक कर सकते हैं आप, ट्रैकिंग आईडी नंबर डालेंगे आप, ट्रैकिंग आईडी नंबर है, आप शिपमेंट क्रिएट कर लेते हैं। फिर आपकी कोई कोरियर कंपनी होती है जो आपके घर से अमेजोन के वेयर हाउस तक जिसने इन्वेंट्री पहुंचानी होती है। ठीक है जी, एक तो ये चीज होगी। अब वो जब आपके घर में आती है ना, वो कोरियर कंपनी के मेंबर्स, वो आपको देते हैं एक ट्रैकिंग आईडी नंबर। अब जिस तरह मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं कि मैंने अगर ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर किए हैं, तो ऑनलाइन वो जो है ब्रांड वाले हैं, वो लेट्स सपोज कराची में है, उन्होंने वहां से कोई कोरियर कंपनी को हायर किया। लेट्स सपोज फेडेक्स वालों को उन्होंने कहा कि गुजरांवाला में हमारा एक बायर है, इसका ये एड्रेस है, आपने हमारी ये क्लोथ्स, ये जो हमारी पैकेजिंग है या जो भी प्रोडक्ट है, उसको वहां पे कोरियर करवानी है। तो वो क्या करेंगे, वो कोरियर कंपनी वाले वहां से शिपमेंट पकड़ेंगे, उनके पास मेरा नंबर होगा, वो मेरे नंबर पे मेरी शिपमेंट की एक ट्रैकिंग आईडी नंबर दे देंगे। अब उस ट्रैकिंग आईडी नंबर को मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, और मैं देख सकूंगा कि मेरी इन्वेंट्री कहाँ तक पहुंच गई हुई है। ठीक है, इस तरह हम लोग ट्रैक करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग सारी शिपमेंट्स भी देख सकते हैं, वर्किंग कंडीशन में जो है वो भी देख सकते हैं। इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि आपकी शिपमेंट टेम्परेरीली टाइम के लिए रुक गई है। ठीक है,
वो इन ट्रांजिट चली गई है, वो रुक गई है, उसके ऊपर कोई इशू आ गया है, वो लोग उस इशू को देख रहे हैं, और अगर काफी टाइम तक 2 से 3 दिन हो गए हैं वो इन ट्रांजिट शो हो रही है आपको, तो तब आप क्या करोगे, तब आप उन कोरियर कंपनी वालों के साथ कांटेक्ट करोगे और उनसे पूछोगे क्यों इन ट्रांजिट हुई है, और उनको कहोगे कि जल्द से जल्द इसको एक्टिव कराओ ताकि मेरी इन्वेंट्री वहां पे पहुंचे। ऑल एट फुलफिलमेंट सेंटर कौन कौन सी पहुंच गई हुई है, फुलफिलमेंट सेंटर में कौन कौन सी पहुंच गई हुई है, क्लोज कौन कौन सी की गई हैं, डिलीट कौन कौन सी की गई हैं, ये सारी आपको यहाँ से नजर आ जाएंगी। इस तरह आप लोग वैसे शिपमेंट्स को मॉनिटर करते हैं, लेकिन आउट ऑफ 100% 70% आपको शिपमेंट ट्रैक करने का नहीं कहा जाएगा। 70%, क्योंकि ये चीज सप्लायर खुद कर लेता होता है, ये चीज सप्लायर खुद कर लेता होता है। आपका काम क्या होता है, आपका मोस्टली काम होगा सेल्स से रिलेटेड, मोस्टली काम होगा आपका लिस्टिंग हैंडलिंग से रिलेटेड, मोस्टली काम होगा एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, कंपटीशन एनालिसिस से रिलेटेड, स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड और परफॉर्मेंस से रिलेटेड। ये 4 से 5 काम है जो मोस्ट रिलेट होंगे आप लोगों के साथ। तो इस चीज में कोशिश करें कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है जी। तो मैनेज शिपमेंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। अपलोड एंड वीडियोस वगैरह, मैं अपलोड एंड मैनेज वीडियोस वगैरह। अच्छा जी, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको बिल्कुल भी ना, हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके इसमें क्या फ़ायदा होगा अगर हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो अपलोड कर दें, ये कर लें वो कर लें। मैंने इसका फ़ायदा आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम लोग लिस्टिंग क्रिएशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने वीडियो अपलोडेशन को एक ऐसे एक एक चीज इस तरह पढ़ा था कि हमने उसके ऊपर वो वेटेज दी थी कि वीडियो अपलोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी रैंकिंग की वेटेज इंक्रीज हो जाती है। आपको रैंकिंग के ऊपर ज्यादा मुझे स्पेंड नहीं करना पड़ता, आप ऑलरेडी किसी ना किसी रैंक के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपकी वीडियो अपलोड हो, अगर आपका ब्रांड कंटेंट ऐड हो, अगर आपने A+ कंटेंट ऐड किया हो, ये सारी चीजें अगर आपने की हो, तो आपको रैंकिंग में ज्यादा इशू आते ही नहीं है। और अगर ये चीजें हम यूएसए मार्केट में कर लें, ये चीजें अगर हम यूएसए मार्केट में कर लें, तो तब तो हम कहेंगे कि 60% हमारा रैंकिंग का जो इशू था वो हल हो गया। सिर्फ वीडियो अपलोड करने की वजह से, सिर्फ A+ कंटेंट अपलोड करने की वजह से, सिर्फ ब्रांड कंटेंट अपलोड करने की वजह से, और सिर्फ वीडियो कंपेन चलाने की वजह से। सर A+ कंटेंट ये क्या होता है? A+ कंटेंट बेसिकली एडवांस कंटेंट होता है, जिसको हमने डिस्कस किया था, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है जी। तो ये 3 से 4 चीजों को अगर हम जहन में रखें, तो रैंकिंग बहुत इजी है हमारे लिए। फिर हमें ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है कि हम सोल्यूशन पूछ रहे हैं कि यार हमें सोल्यूशन बता दो, लिस्टिंग का BSR इंप्रूव नहीं हो रहा है, लिस्टिंग रैंक नहीं हो रही है। ये इश्यू हमारे तब भी रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अब वीडियो अपलोड करने के लिए हमें हमारा जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है जी। ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो ना हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ना हम उसके ऊपर A+ कंटेंट लगा सकते हैं, और ना ही हम उसका ब्रांड कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज जहन में रखनी है हमने। अब जिस तरह आप लोगों ने देखा कि मेरी 2 से 3 लिस्टिंग्स थी जिनके ऊपर मैंने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है, और उनके ऊपर ब्रांड कंटेंट भी है। ब्रांड कंटेंट क्या है मैं वो भी दिखा देता हूँ। A+ कंटेंट भी है उनके ऊपर, और उनके ऊपर वीडियो भी है। देख लेते हैं आज हम। अच्छा जी, ये देखें, वीडियो अपलोड हुई भी है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सादा सी वीडियो है। इस वीडियो में मैंने घर बैठ के इस वीडियो को अपलोड किया था, घर बैठ के इसको क्रिएट किया था, 2 मिनट में वीडियो क्रिएट हो गई थी। कोई स्पेशल फीचर्स नहीं है इस वीडियो के अंदर, कोई स्पेशल चीज नहीं है इस वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी इसका फायदा देखें। इस वीडियो का फायदा क्या हुआ। इस वीडियो का फायदा ये हुआ कि लास्ट टाइम आपने देखा था कि इसके ऊपर 27 रिव्यूज थे लास्ट वीक। इस वीक 3 नए रिव्यूज आए हैं, 30 हो गए हैं अब। तो ये है वो फायदा जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फायदा होता है हमारा सिंपल वीडियो अपलोडेशन की वजह से, ब्रांड कंटेंट ऐड करने की वजह से, अच्छी बुलेट पॉइंट्स बनाने की वजह से। ठीक है, अच्छे बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ब्रांड कंटेंट और A+ कंटेंट पे आते हैं। ये है आवर स्टोरी।
यहाँ पे आवर स्टोरी के नीचे जो आपको नजर आ रहा है ना, ये है ब्रांड कंटेंट। इसको कहते हैं ब्रांड कंटेंट। फ्रॉम दी ब्रांड, यहां से लेकर यहां तक ये कहते हैं ब्रांड कंटेंट। ब्रांड कंटेंट भी ऐड है और ये है ए प्लस कंटेंट। ए प्लस कंटेंट भी ऐड है, ठीक है। ये 3 से 4 चीजें अगर आप कर लें अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, तो बिलीव मी आपको रैंकिंग की टेंशन या सेल्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। आपको पता होगा कि मेरी सेल्स आ जानी है, बस मैंने अब दूसरी थोड़ी बहुत चीजों को मेंटेन करना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये फायदा होता है इन 2 से 3 चीजों का, वीडियो अपलोडेशन वगैरह का। लेकिन इसका एक कंडीशन ये है कि सर ये आपका वीडियो कहाँ से अपलोड करनी है ये बता। ये मैंने आपको दिखाया था कि अपलोड एंड मैनेज वीडियोस पे जाएं आप। अपलोड एंड मैनेज वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही होगी अपलोड वीडियो की। अपलोड वीडियो की जिस तरह यहाँ पे नजर आ रही है, अपलोड वीडियो। अपलोड वीडियो करेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो का अपलोडेशन का मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करें, आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इसकी कोई स्पेसिफिक इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती कि आपने इतने डायमेंशन की करनी है, ठीक है। नॉर्मल इमेजेस के साथ, नॉर्मल इमेजेस का जो साइज होता है अमेजोन पे, जो इमेजेस आपको आप अपलोड करते हैं उसी इमेजेस का साइज आपने देखना है कि वो कितने डायमेंशन की इमेजेस हैं। उन्हीं इमेजेस का यूज करते हुए आप वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें फिर कोई एरर नहीं आता है, ठीक है जी। लेकिन इसके लिए ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए लाजमी। अच्छा जी, इसकी अंडरस्टैंडिंग होपफुली आप लोगों को होगी। अच्छा, अभी तक ब्रांड कंटेंट कहाँ से ऐड करेंगे? ब्रांड कंटेंट हम लोग ब्रांड कंटेंट कहाँ से ऐड करेंगे? ब्रांड कंटेंट भी हम लोग ये ए प्लस कंटेंट के अंदर जाके, ए प्लस मैनेजर के अंदर जाके करते हैं। ए प्लस मैनेजर होता है ना, इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ब्रांड कंटेंट का। या अच्छा, एक तो ये अकाउंट जो है ना ये रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे मैं फिर वो नया अकाउंट मैं खोल लूंगा, उसके अंदर ब्रांड कंटेंट होता है। अच्छा जी, आप जब ए प्लस कंटेंट, सर ये ब्रांड रजिस्टर होगा तो ये सारे ऑप्शंस शो होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो ये सारे ऑप्शन शो होंगे आपको। ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो ये सारे ऑप्शन आपको शो नहीं होंगे। अब मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में, अब मैं एक तो ये देख ले, आप एक अनरजिस्टर्ड ब्रांड का सिनेरियो देख ले, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक रजिस्टर्ड ब्रांड का सिनेरियो। उसमें देखें ये सारा ये चीजें नहीं होंगी। उसमें डायरेक्टली हम वीडियो अपलोडेशन के ऊपर जाएंगे, ब्रांड कंटेंट के ऊपर जाएंगे। और अच्छा, मजे की बात क्या है, अच्छा मुझे आज ही मैसेज आया था मेरे क्लाइंट की तरफ से कि हमारी एक लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड कंटेंट नहीं है। ले जी, आप ब्रेक के बाद आप सबके सामने बैठ के मैं अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के ऊपर ब्रांड कंटेंट ऐड करूंगा। लाइव एग्जांपल हो जाएगी। ये तो अच्छी चीज होगी, मुझे याद दिला गया, आज सुबह उसका मैसेज आया था। ये बेहतरीन हो गया, मेरा भी काम हो जाएगा और आप लोगों को भी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आज हम लोग ए प्लस सर एक सवाल, कंटेंट का जरूर देखेंगे। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछे। सर ये हम अपना ब्रांड तो रजिस्टर गवर्नमेंट के उसमें करवाते हैं, तो हम यहाँ पे कैसे बताते हैं कि जी हमारा ब्रांड जब जो है आप वो रजिस्टर्ड है अमेज़न को, कैसे पता चलेगा? जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है ना, आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप ये जो गेट स्टार्टेड विद रजिस्ट्रेशन योर ब्रांड, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके अपने रजिस्टर्ड ब्रांड की सारी इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट होते हैं इनके जो आपको दिए होते हैं, जहां से आपने ब्रांड रजिस्टर करवाया होता है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर देते हैं। और कुछ देर बाद ये आपको अप्रूवल दे देते हैं कि ठीक है जी आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया हुआ है, हमें ये सारी चीजें समझ लगी हुई है, आपका जो ब्रांड है वो अटैच हो गया हुआ है अमेजोन के साथ। आपका रजिस्टर्ड ब्रांड अटैच हो गया हुआ है अमेजोन के साथ। तो जब वो अटैच हो जाता है ना, फिर क्या होता है, फिर आपको यहाँ पे ये सब चीजें नजर आना बंद हो जाती हैं और सिंपल फिर आप ए प्लस कंटेंट और बाकी चीजों पे आ जाते हैं। यहाँ पे आके सिर्फ आपने अपने ब्रांड को अटैच करना होता है। ठीक है हाउ टू चेक योर ब्रांड? सर एक ब्रांड, अच्छा चेक करो सर एक ब्रांड के अंडर मुख्तलिफ लिस्टिंग कर सकते हैं। एक ब्रांड के अंदर जी मल्टीपल लिस्टिंग हम कर सकते हैं। एक ब्रांड के अंदर हम मल्टीपल लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना हमें क्लासेस ऐड करवानी पड़ती हैं। जिस तरह हमने अगर अपना ब्रांड होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स के लिए किया है तो हम होम एंड किचन की ही प्रोडक्ट्स जी। उसके ऊपर लिस्ट करेंगे। लेकिन अगर हमने कोई पेट सप्लाई से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसके लिए पहले हमें वापस उस वेबसाइट पे जाके अपनी क्लासेस ऐड करवानी पड़ेंगी कि हम उसके अंदर पेट सप्लाईज की भी क्लास ऐड करवाएंगे,
ठीक है, फिर हम उसके ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अच्छा जी, इन्वेंटरी टैब से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछिए। क्लियर हो गया सारा इन्वेंटरी टैब सबको? कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर किसी को? सर ये इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी एक दफा बता दीजिए। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी बेसिकली इसका कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, आज तक नहीं हुआ। ठीक है, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है कि आप लिस्टिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि कीवर्ड्स ऐड हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है, कितने कीवर्ड्स ऐड हुए हैं, ठीक है, वो आप लोग बेसिकली एडिट के ऑप्शन के यूज़ करते हुए ही कर लेते हो। आप एडिट का ऑप्शन यूज़ करते हुए ही कर लेते हो, तो आपको यहाँ जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है, उसके अंदर हमारे कीवर्ड्स ऐड हैं, ए प्लस कंटेंट ऐड है, ब्रांड कंटेंट ऐड है, वीडियो ऐड है, तो तब हम लोग इस चीज़ के ऊपर जाते ही नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। एट्रीब्यूट्स का बता रहे हैं, देखो आपको एट्रीब्यूट्स का बता देते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपके मिसिंग है। सर्च रिजल्ट्स का बता रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की सर्च रिजल्ट्स इंप्रूव कर सकते हो। ये बहुत लेंथी चीज़ है, ठीक है, और इसका कोई खासा फ़ायदा नहीं हुआ। आइटम लेंथ का बता दो कि आइटम की लेंथ क्या है आपकी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था ना कि जब हम लोग लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको बताना होता है कि आपकी लिस्टिंग का वेट कितना है, डायमेंशन क्या है, प्रोडक्ट डायमेंशन क्या है। तो अगर आप उन फीचर्स में से कोई पॉइंट मिस कर देते हो ना, तो वो यहाँ पे आपको शो करा रहे होते हैं। बेसिकली ये कह रहा होता है कि वो वाले पॉइंट्स भी फिल करो, और इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ओके और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये सेलर फुलफिल्ड प्राइम क्या है? कहाँ पे? हाँ, सेलर फुलफिल प्राइम। अब ये जिस सेलर ने अपने आप को प्राइम के लिए रजिस्टर करवाना होता है, वो यहाँ पे जाके करता है अपने आप को प्राइम रजिस्टर्ड सेलर का। पता है ना आप लोगों को कि जिसको प्राइम का टैग मिलता है, जिन सेलर को प्राइम का टैग मिलना होता है ना, या जिन्होंने अपने आप को एज अ प्राइम सेलर रजिस्टर करवाना होता है, वो यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। सर उसकी प्रोडक्ट जिस हाँ जी, अगर उसकी लिस्टिंग सर किसी नीचे वाले पेज पे है, फॉर एग्जांपल 3-4 पेज पे है, तो फिर भी वो प्राइम का टैग ले सकता है? नहीं, प्राइम का टैग नहीं ले सकता, प्राइम के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जब रजिस्टर्ड हो जाता है ना, और अगर उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है, हालांकि अगर वो अपने आप को प्राइम के साथ रजिस्टर करता है ना, तो उसको थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है सेल्स के ऊपर। और अगर उस बूस्ट का यूज करते हुए वो अपने आप को रैंक कर लेते हैं ना, तो तब उसको प्राइम सेलर का टैग मिल जाता है। जी, और कोई चीज? मैनिक पार्ट फाइंडर ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, इसको छोड़ें आप। अच्छा जी, होपफुली क्लियर हो गया सबको हर चीज़।